एक बार की बात है, शबनमपुर नाम के एक विकसित गांव में पूनम अपने पति कमलेश के साथ रहती थी। पूनम और कमलेश की शादी को 8 साल हो गए थे। इतने दिन होने के बावजूद अभी तक उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण पूनम और कमलेश बहुत परेशान रहते थे। पूनम जब गली में आस पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसकी आंखें भर आती थी। उसको बहुत दुख होता था। वो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे भगवान, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा आप मुझे इस जन्म में दे रहे हो? अभी तक आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं दी, फिर अभी तक मेरी गोद क्यों सुनी है भगवान? मेरे घर में भी एक प्यारी सी संतान भेज दो ना। पूनम इसी तरह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना किया करती थी। आखिरकार भगवान ने पूनम की सुन ही ली। उसे पता चला कि वो गर्भवती है। उसके लिए ये खुशी बहुत बड़ी थी। वो और उसका पति फूले नहीं समा रहे थे। जी, आप पापा बनने वाले हो और मैं माँ। आज तक हम दोनों जिस चीज के लिए तरस रहे थे, अब हमें जल्द ही वो खुशी मिलने वाली है। तुम सही कह रही हो पूनम। कमलेश अपनी पत्नी पूनम का बहुत अधिक ध्यान रखने लगा। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और पूनम ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उन दोनों ने मिलकर उस प्यारी सी बच्ची का नाम काशवी रखा। काशवी के आ जाने के बाद उनके घर किसी चीज की कमी नहीं रह गई। वो लोग बहुत खुश रहने लगे। पूनम और कमलेश मिलकर बड़े ही प्यार से काशवी का लालन पालन कर रहे थे। इसी तरह समय बीतता रहा। काशवी अब 10 साल की हो गई थी। उसके माता पिता ने उसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। एक दिन काशवी अपनी माँ से कहती है, माँ, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई है, क्या हम समर वेकेशन के लिए कहीं नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। मेरी काशवी ने कुछ कहा और वो ना हो? ऐसा हो सकता है क्या भला? तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी और फिर हम समर वेकेशन के लिए किसी अच्छी जगह जाएंगे। माँ, मुझे गोवा जाना है। आप पापा से कहना कि समर वेकेशन के लिए वो गोवा की ट्रिप प्लान करें। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। शाम को जब कमलेश घर आता है तो पूनम उससे इस बारे में बात करती है। वो कहता है, क्यों नहीं पूनम, हम जरूर चलेंगे गोवा। मैं कल ही ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद हम बहुत मजे करेंगे। 2 दिन बाद वो पूरी फैमिली गोवा की ट्रिप पर चली जाती है। गोवा पहुंचकर सभी बहुत ज्यादा खुश थे। काशवी भी बहुत खुश थी। गोवा पहुंचने के अगले ही दिन वो पूरा परिवार बीच पर एंजॉय करने जाता है। काशवी वहाँ बहुत मस्ती करती है। पता ही नहीं चला देखते देखते कैसे ये 10 साल की हो गई। किसी की नजर ना लगे हमारी बच्ची को। अरे ऐसे कैसे नजर लग जाएगी हमारे बेटी की खुशियों को? वो हमारी बेटी है, हम उसे वो सारी खुशियाँ देंगे जो हमसे हो पाएगा। कमलेश और पूनम इस तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ काशवी वहाँ पर खेल रही थी। तभी अचानक से काशवी की नजर एक बहुत खूबसूरत बिल्ली पर गई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसका पीछा करते करते वे दूर जंगल की तरफ चली गई। अचानक से वो बिल्ली काशवी की आंखों से ओझल हो गई। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा कहाँ चले गए? कोई बचाओ मुझे। काशवी वहाँ खड़ी होकर बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर नगीना नाम की एक औरत आती है। नगीना एक बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो लड़कियों की तस्करी किया करती थी। जब उसे काशवी दिखाई देती है तो उसके मन में ख्याल आता है, अरे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पर अभी छोटी है। इसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे मुझे। एक काम करती हूँ, इसको अपने घर ले जाती हूँ और कुछ दिनों तक पाल पोस कर बड़ा करूँगी। जैसे ही ये 17-18 साल की होगी, इसके अच्छे दाम लेकर किसी मोटी पार्टी को बेच दूंगी। अपने दिमाग में ऐसा घटिया सा प्लान बनाकर नगीना उस लड़की के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं अपनी मम्मी पापा के साथ बीच पर घूमने आई थी, लेकिन एक बिल्ली का पीछा करते करते मैं यहाँ आ गई। अब मैं वापस कैसे जाऊँ मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ? मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा के पास छोड़ देती हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो। इस तरह बड़ी ही चालाकी से नगीना छोटी सी काशवी को अपने घर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ पूनम आसपास देखती है तो उसे काशवी नजर नहीं आती। वो घबराते हुए कमलेश से कहती है, कमलेश जी, हमारी बेटी काशवी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यहीं खेल रही थी।
अरे अभी तो यही थी ना, चलो देखते हैं कहीं इधर उधर ना चली गई हो। दोनों मिलकर काशवी को ढूंढने लगते हैं। काशवी बेटा, कहाँ हो तुम? देखो मम्मा तुम्हें बुला रही है, वापस आ जाओ बेटा। वो दोनों मिलकर काशवी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें काशवी कहीं नहीं मिलती। लास्ट में थक हार कर वे दोनों थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, लेकिन काशवी का कहीं भी कोई पता नहीं चलता। बेचारी पूनम का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मुझे कहीं से भी मेरी बच्ची ला कर दो, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अपने आप को संभालो पूनम, हमारी बेटी के खो जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन हमने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी है ना। देखना पुलिस एक दिन हमारी बच्ची को जरूर ढूंढ लेंगी। वो दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के खो जाने की वजह से बहुत दुख में थे। इसी तरह 2-3 महीने बीत गए, लेकिन काशवी का कोई पता नहीं चला। पूनम और कमलेश हिम्मत हार चुके थे। कमलेश पूनम को समझा बुझाकर गोवा से वापस अपने गांव ले गया। दूसरी तरफ काशवी दिन रात बस रोती रहती थी। वो नगीना से कहती है, आपने कहा था आप मुझे मम्मी पापा के पास लेकर जाओगी, लेकिन इतने दिन हो गए आप मुझे अभी तक मम्मी पापा के पास लेकर नहीं गई, गंदी आंटी। ये सब सुनकर नगीना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, ए लड़की, ज्यादा पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। जब से आई है मेरा सर खा रखा है। एक बात कान खोल कर सुन ले, जब तक तू जवान नहीं हो जाती तू यहीं रहेगी मेरे पास, और वो भी एक नौकरानी की तरह, समझी? घर के सारे काम अब तुझे ही करने होंगे। मुझे प्लीज मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दो, मुझे उनकी बहुत याद आती है। काशवी बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन नगीना को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। अब काशवी बड़ी हो चुकी थी। वो लगभग 17-18 साल की हो गई थी। नगीना को जिस समय का इंतजार था, अब वो समय आ गया था। नगीना मन ही मन बहुत खुश होती है और मन में सोचती है, ये लड़की तो जवान होने के बाद और भी खूबसूरत हो गई है। अब सही समय आ गया है इसका दाम लगाने का, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे इसके। ऐसा सोचकर नगीना किसी आदमी को फोन करती है और उससे कहती है, कैसे हो भाई साहब? आज मैंने बहुत ताज़ा और फ्रेश माल के लिए फोन किया है आपको। ऐसा कहकर नगीना उस आदमी को काशवी के बारे में सारी बात बताती है। मुझे इस लड़की के कम से कम 18 से 19 लाख रुपए चाहिए। अरे आप चिंता क्यों करती हो नगीना जी? अगर लड़की अच्छी है तो मैं आपको पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कल घर आ जाना, लड़की मेरे घर पर ही रहती है, उसे देख लेना। इतना कहकर नगीना फोन काट देती है। बेचारी काशवी इन सभी चीजों से अनजान थी। अगले दिन वो आदमी नगीना के घर आता है। नगीना काशवी से कहती है, काशवी, ये हमारे खास मेहमान हैं, इनके लिए चाय बना कर लाओ। काशवी रसोई में जाती है और उस आदमी के लिए चाय बनाने लगती है। दूसरी तरफ वो आदमी नगीना से कहता है, अरे वाह, ये लड़की तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये लो पूरे 20 लाख रुपए का चेक, ये लड़की मुझे चाहिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस लड़की पर मैंने बहुत खर्च किया है। बचपन से इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। 10 साल की थी जब मैं इसे उठा कर लाई थी, और आज देखो 18 साल की हो गई है। चाय लेकर आ रही काशवी ये सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और साथ ही उसे हैरानी भी होती है। वो चाय देकर वापस किचन में चली जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, ये औरत तो मुझे बेचने की बात कर रही है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ, इससे पहले कि ये औरत मुझे इस आदमी के साथ भेज दे। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। ऐसा सोचकर काशवी खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है। भागते भागते वो काफी दूर पहुंच जाती है। जब इस बात का पता नगीना को चलता है कि काशवी उसके घर से भाग गई है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। काशवी अच्छे से जानती थी कि नगीना उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, इसलिए काशवी भागते हुए जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद ही नगीना भी वहां पहुंच जाती है। नगीना को देख काशवी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो चुपचाप सांस रोककर पेड़ के पीछे खड़ी रहती है।
पता नहीं ये लड़की कहाँ भाग गई। अगर ये मेरे हाथ नहीं लगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई। इस तरफ जाकर देखती हूँ। इतना कहकर नगीना जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। काशवी को वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है, लेकिन डर के मारे वो वहाँ से हिलती नहीं है। रात होने पर उसे वहाँ और भी ज्यादा डर लगने लगता है। हे भगवान, मुझे इतनी मुसीबत में क्यों डाल दिया आपने? बचपन में माँ बाप से बिछड़ गई और अब ये सब। मेरी मदद करो भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। काशवी बहुत डर रही थी। उसे बहुत जोर की प्यास भी लगी थी। वो डरते डरते थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं को देखकर काशवी को थोड़ी खुशी मिलती है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, अच्छा हुआ मुझे ये कुआं मिल गया। जैसे ही काशवी उस कुएं के अंदर झांकती है तो देखती है कि वो कुआं तो सूखा पड़ा है। वो फिर से मायूस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कुएं से एक आवाज आती है। रुको बेटी, तुम मायूस होकर कहाँ जा रही हो? काशवी ये आवाज सुनकर बहुत घबरा जाती है और भागने लगती है। तभी कुएं से एक शक्ति निकलती है और काशवी को खींचकर वापस कुएं के पास ले आती है। काशवी डर के मारे रोने लगती है। तभी वो कुआं दोबारा कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? पहले तो तुम्हें प्यास लगी है ना, इसलिए मैं पहले तुम्हें पानी दूंगा। कुआं जैसे ही ये बोलता है वो पूरा पानी से भर जाता है। ये देखकर काशवी को खुशी मिलती है और वो जी भरकर पानी पी लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुआं, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मैं जब बहुत छोटी थी तब उनसे बिछड़ गई थी। ऐसा कहते हुए काशवी बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें उस कुएं को बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ कीमती चीजें देता हूँ, जो चीजें तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। मैं तुम्हें जादुई गाउन और कंगन देता हूँ। जादुई गाउन की मदद से तुम अपने घर पहुँच सकोगी और जादुई कंगन नगीना की असलियत सामने लाने में तुम्हारी मदद करेगा। तभी वहाँ पर कुएं के अंदर से जादुई गाउन और कंगन बाहर आता है, जिसे पाकर काशवी बहुत खुश होती है। वो फौरन जादुई गाउन पहन लेती है और कंगन को हाथ में ले लेती है। उसके ऐसा करते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा अपने असली माता पिता के पास पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसके घर पर उसके बचपन की काफी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, देखो माँ, मैं आ गई, मैं आपकी काशवी। पूनम और कमलेश अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। काशवी अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है और जादुई कुएं के बारे में भी सब कुछ बताती है। तभी जादुई कंगन से एक प्रकाश निकलता है और उसके अंदर नगीना द्वारा किए गए सारे अत्याचार दिखाई देने लगते हैं। ये सब देखकर काशवी के माता पिता को नगीना पर बहुत गुस्सा आता है और वो जादुई कंगन लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं। पुलिस काशवी और उसके माता पिता के साथ तुरंत नगीना के पास पहुंचती है। नगीना पुलिस को देखकर घबरा जाती है। तभी पूनम कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इस औरत ने मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार किए हैं। मेरी बेटी की तरह ना जाने इसने कितनी बेटियों को नीलाम किया होगा। पुलिस नगीना को पकड़कर वहां से ले जाती है। इस प्रकार कुएं के जादुई अनोखे गाउन और कंगन की वजह से काशवी अपने माता पिता से मिल पाती है और अब वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। हरी घास का जादुई घर। एक चंदनपुर नाम का गांव था। चंदनपुर में सुष्मिता और साधना नाम की दो बहनें रहा करती थीं। साधना और सुष्मिता एक दूसरे को बहुत मानती थीं। बहुत समय पहले जब उनके माता पिता का निधन हो गया था, तब उन दोनों बहनों ने गांव वालों से और जमींदार से कर्ज लेकर खेती बाड़ी का काम शुरू किया था। लेकिन अब जमींदार उन्हें पैसों के लिए परेशान करने लगा। पैसे ना देने पर जमींदार ने उन दोनों बहनों के नाम पर जो भी जमीन थी सब अपने नाम करवा ली और उनका घर भी उनसे छीन लिया। जमींदार जी, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं कैसे भी करके आपके पैसे लौटा दूंगी। एक बार विश्वास कीजिए। नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता। तुम दोनों बहनों ने पूरे गांव वालों से कर्ज ले रखा है, इसलिए मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया है। तुम्हारा सामान बेचकर और घर बेचकर मैं गांव वालों के पैसे चुकता करूंगा और साथ में अपना भी भरपाया करूंगा।
तुम दोनों निकल जाओ अब इस गांव से, समझी? इस तरह जमींदार ने उन दोनों बहनों को घर से बेदखल कर दिया। वो दोनों बहनें बहुत परेशान हो गईं और अपने घर से कुछ सूखी रोटियां और अपने कपड़े लेकर गांव से जाने लगीं। माँ पापा की निशानी एक घर ही बचा था, इन लोगों ने हमसे वो भी छीन लिया। मैं अब और करूँ तो करूँ क्या? आप सही कह रही हो दीदी, इन लोगों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। माँ बाबा की आखिरी निशानी तक हमसे छीन ली। दूसरे गांव जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। दुखी होकर दोनों बहनें काफी देर से चल रही थीं। सुष्मिता चलते चलते बहुत थक गई थी। उसने अपनी बड़ी बहन साधना से कहा, दीदी हम दोनों सुबह से चल रहे हैं और धूप भी इतनी ज्यादा है, हम कहीं रुक जाते हैं ना? बस थोड़ी दूर और चलना है सुष्मिता। देख वहाँ पर एक गांव दिखाई पड़ रहा है, हमें वहाँ जाना चाहिए। उस गांव में जरूर हमें कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। लेकिन दीदी मुझे चक्कर आ रहे हैं और पाँव में चप्पल न होने के कारण मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए हैं। रुक जाइए ना दीदी प्लीज। अच्छा चल ठीक है, वहाँ पर एक पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहाँ रुक जाना चाहिए। वहाँ रुककर बचा कुचा खाना खा लेते हैं। साधना और सुष्मिता उस गांव की थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगती हैं। हमारे पास ये 2-4 सूखी रोटियां ही बची है दीदी, अगर ये भी खत्म हो गई तो हम भूखे मर तो नहीं जाएंगे ना? ऐसे मत बोल पगली, हम थके हैं, हारे नहीं हैं। देखना हम मेहनत करके जरूर जीतेंगे। साधना और सुष्मिता ने अपने पास रखी सूखी रोटी खा ली और वहीं बैठकर थोड़ा विश्राम करने लगे। तब साधना की नजर वहाँ पास में बन रहे एक घर पर पड़ी, जहाँ पर एक ठेकेदार अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। सुष्मिता वो देखो, वहाँ पर एक ठेकेदार नजर आ रहे हैं, शायद हमें वहाँ पर कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए दीदी, मैं पीछे से आती हूँ। साधना उस जगह जाती है और देखती है कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूरों से कह रहा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम सब बहुत आराम आराम से काम कर रहे हो। अगर तुम लोग इसी तरह काम करते रहे फिर तो अगले 10 जन्म तक भी ये मकान बनने से रहा। क्या चाहते हो, खाना पीना भी ना करे क्या? खाना खाते समय भी टोक देते हो, पानी पीते समय भी टोक देते हो, पेशाब जाओ तो टोक देते हो। कोई ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता है। कोई और मजदूर मिल ही नहीं रहा है, वरना तुम निकम्मों को मैं अपने पास कभी नहीं रखता, तुरंत काम से निकाल देता। अरे जब इतना ताव है तो रख लो ना किसी और को काम पर, हमें भी कोई काम की कमी नहीं है, हम जाकर कहीं और काम कर लेंगे। जहाँ हमारी इज्जत नहीं हम वहाँ काम नहीं करते। ऐसा कहकर ठेकेदार के मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर साधना अपने मन में सोचती है, ये अच्छा मौका है, अब मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। साधना मौके का फायदा उठाकर ठेकेदार के पास चली जाती है और ठेकेदार से कहती है, नमस्ते ठेकेदार साहब, अगर आप कहें तो इस घर को बनाने के लिए मैं मजदूरी का काम कर लूं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं काम बहुत ही मेहनत और लगन से करके दिखाऊंगी। ठेकेदार अपने मन में कुछ विचार करता है और कहता है, लेकिन क्या तुम भारी भारी ईंटें उठा लोगी? पहले ही कह देता हूँ आलस नहीं चलेगा। उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए ठेकेदार साहब। ठीक है, तुम अभी से ही काम शुरू कर दो। बड़ी कृपा होगी आपकी ठेकेदार साहब, बस आप खाने और रहने का इंतजाम करवा दीजिए, सिर्फ इतनी सी सिफारिश है आपसे। तुम चिंता मत करो, उन सब का इंतजाम मैं करवा दूंगा, तुम बस मन लगाकर मेरा काम करना। ठेकेदार को अच्छा सौदा मिल गया। उसने साधना की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने पास काम पर रख लिया और दोनों बहनों को जंगल के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा दे दिया। साधना सुष्मिता के साथ उस झोपड़े में रहने लगी। देखा सुष्मिता तुमने, मालिक कितने अच्छे हैं, उनकी वजह से हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। आपने सही कहा दीदी, कल से मैं भी आपके साथ मजदूरी का काम करूंगी और दोनों मिलकर पैसे कमा लेंगे। तब से साधना और सुष्मिता दोनों ही मिलकर ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करने लगते हैं। उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर वो पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। उसके बाद दोनों बहनें अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गईं। लेकिन ठेकेदार साफ मुकर गया और उसने कहा, कैसे पैसे? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? मैंने तुम्हारा खाने का रहने का इंतजाम कर दिया, उसके बावजूद भी तुम्हें पैसे चाहिए? ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें धोखा दिया है, कृपया करके हमें हमारे पैसे दे दीजिए। हाँ ठेकेदार साहब, कृपा करके हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए और हमें हमारे मजदूरी के पैसे दे दीजिए।
तुम दोनों बहनें मेरे आगे चाहे जितना रो लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। और हाँ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो उस झोपड़े को भी खाली कर देना। मेरे पास और भी मजदूर हैं, वो झोपड़ा मुझे उन्हें देना है। साधना और सुष्मिता ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसा ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद सुष्मिता ने कहा, हमारी किस्मत बहुत खराब है दीदी। ना जाने हमने कौन सा पाप किया है जो हमें सजा मिल रही है। जरूर पिछले जन्म ने हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों ही करता। अब तो ना खाने को खाना है, ना रहने के लिए कोई जगह है। थोड़ी दूर चलने के बाद सुष्मिता और साधना ने देखा कि कुछ जंगली भेड़िया गाय के छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे हैं। दीदी वो देखो, वहाँ पर कुछ जंगली भेड़िया गाय के बच्चे को परेशान कर रहे हैं। शायद वो उसको खाने वाले हैं। हमें उसे बचाना होगा, नहीं तो वो उसे खा जाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर जंगली भेड़िया को भगा देती है और गाय के छोटे से बच्चे को बचा लेती हैं। गाय का बच्चा वहाँ से भाग जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी माँ के साथ वहाँ वापस आता है। तब गाय कहती है, तुम दोनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों बहनों ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। अगर तुम दोनों नहीं होती तो वो मेरे बच्चों को खा ही जाते। तुम बात कैसे कर सकती हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं एक मायावी गाय हूँ। तुमने मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कहो, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकता कर सकती हूँ? उसके बाद सुष्मिता और साधना ने मिलकर गाय को अपनी सारी परेशानी बताई। तब गाय ने कहा, ये तो मैं चुटकियों में हल कर सकती हूँ। मैं अभी यहाँ पर तुम दोनों के लिए हरी घास का घर प्रकट कर देती हूँ। ऐसा कहकर गाय ने वहाँ पर एक बड़ा सा हरी घास का घर बनाकर तैयार कर दिया। ये एक हरी घास का घर है। दिखने में ये बेशक कमजोर लग रहा है, पर ये घर बहुत मजबूत है और ये घास का घर जादुई है। तुम दोनों बहनें इससे कुछ भी मांग सकती हो। ये तुम दोनों बहनों की सारी इच्छा पूरी करेगा, साथ ही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। इतना कहकर गाय अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। अब तो साधना और सुष्मिता के जीवन में खुशियाँ आ गई थी। अब वो दोनों बहनें उस घास के जादुई घर में ही रहने लगी। देखते ही देखते दोनों बहनों ने उस गांव में अपना एक छोटा सा कारोबार भी स्थापित कर लिया। ये सब कुछ मायावी गाय की वजह से हुआ है। हम कितना परेशान थे और अब देखो पूरे गांव में हमारी ही चर्चा है। इसलिए कहते हैं दीदी, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। जो प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। साधना और सुष्मिता के हरे घास के जादुई घर के बारे में उस कपटी ठेकेदार को पता चल जाता है और वो अपने गुंडों को लेकर उनके पास जाता है और कहता है, तुम दोनों बहनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पर रह रही हो। मैं तुम दोनों का ये घर तोड़वा दूंगा, समझी तुम दोनों। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते कपटी ठेकेदार। ए लड़की, गाली किसको दे रही है? अभी बताता हूँ तुझे। तोड़ दो इन दोनों बहनों का घर। ठेकेदार के गुंडे सुष्मिता और साधना का घर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। ये देखकर ठेकेदार घर तोड़ने खुद आगे बढ़ता है। उसको भी बिजली का झटका लगता है तो वो भी दुम दबाकर भाग जाता है। ये सब देखकर सुष्मिता और साधना खूब हंसते हैं और उस दिन से वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं।